everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator, and I hope you all are fit and fine. और आपकी प्रिपरेशन, चाहे आप NEET 2025 या NEET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी. आई होप दैट. तो वेलकम टू द NCERT अनलॉक सीरीज, जिसमें हम अपने NEET बायोलॉजी का एक एक चैप्टर लाइन टू लाइन NCERT रीड करते हैं, उसको समझते हैं, पूरी NCERT डिकोड करते हैं. तो आज हम इस NCERT अनलॉक वाले सेशन में जो चैप्टर कवर करेंगे, इट्स योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसकी वेटेज भी अच्छी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से. तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे. और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस मेयोसिस, उनके फेजेस क्या होते हैं, सेल साइकिल क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इन डिवीजन की, वो सब हम पढ़ेंगे NCERT लाइन बाय लाइन. तो चलिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. ये चैप्टर 10 है आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का. नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको. तो शुरू करते हैं. Are you aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell? अब हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उसकी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है. हम अपनी ही बात करें तो हमारी जो लाइफ डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक जाइगोट से स्टार्ट होती है. उस जाइगोट के अंदर वो सिंगल सेल है ना, उसके अंदर डिविजन्स होती हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पूरा हम ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं. तो हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़ा है छोटा है, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल. You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. अब ये कितनी अमेजिंग बात है कि एक सिंगल सेल जो है वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेता है. कैसा क्या प्रोसेस होते होंगे उसके अंदर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. अब सेल जो है वो ग्रो करेगा साइज में, रिप्रोड्यूस करेगा उस सेल से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बनते जाएंगे. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर सेल का. Indeed of all living organism, हर living organism के अंदर ये पैटर्न फॉलो होता है. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. अब हर सेल डिवाइड कैसे करता है? 1 से 2 सेल बनेंगे. जो जिस सेल जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, और उसने डिवाइड होके जो 2 सेल बनाए वो होंगे उसके डॉटर सेल. अब सपोज ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये है हमारा पेरेंट सेल. दिस इज द पेरेंट सेल. अब इसने डिवाइड होके इस तरह से बना लिए 2 सेल्स, और ये हमारे होंगे डॉटर सेल्स. तो एक पेरेंट से डिवीजन के बाद हमारे पास बने 2 डॉटर सेल. ओके, आगे आपकी NCERT कहती है द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड. अब ये हर इंडिविजुअल डॉटर सेल भी, ये भी 1 से 2 इस तरह 2 सेल बना सकता है. ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली डिवाइड होके आगे 2 सेल बना सकते हैं. तो इस तरह से ग्रो करेंगे, पहले इनका साइज बड़ा होगा, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, 1 से 2 बना लेंगे. Giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. अब एक पेरेंटल सेल था, उसने ग्रो किया, डिवाइड किया, आगे उसकी प्रोजेनी बनी, उसने भी ग्रो किया और इंडिविजुअली डिवाइड किया. तो पूरी एक सेल पॉपुलेशन बन सकती है एक ही सिंगल सेल से. In other words, such cycles of growth and divisions allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो इसी तरह सपोज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह बनते जाएंगे और मिलियन ऑफ सेल्स बना लेंगे थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, सेल साइकिल. इसी साइकिल से ही मिलियन ऑफ सेल्स हमारे पास बन जाएंगे. चलिए आगे है कि सेल साइकिल क्या होता है. अब सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूली डिवाइड कर रहे हैं, पुराने सेल्स जो हैं वो मर रहे हैं, नए बन रहे हैं. तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, अब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस. अब सेल जो है वो ग्रो करता है और उसके अंदर हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना. तो वो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, मतलब उस डीएनए की एक और कॉपी बनती है. रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक और कॉपी बन जाएगी उसकी. ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन. अब यही प्रोसेस जो है कि सेल की ग्रोथ होना, उसके डीएनए का रेप्लिकेट करना, इसी को ही हम बोलेंगे सेल डिवीजन, कि पूरा सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है.
DNA replication and cell growth hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. अब देखो, suppose कोई सेल है मेरे पास, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है। अब इसकी पहले साइज ग्रो होगा, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सपैंड होगा, बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी। फिर इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा। अब सपोज कीजिए डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हुआ, दो डिवाइड हो गया, ये दो में, एक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस आ गया, दूसरे के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं आया, न्यूक्लियस की डिवीजन ही नहीं हुई, सिर्फ साइटोप्लाज्म, तो क्या वो वायबल प्रोजेनी बनेगी? नहीं। तो न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, डीएनए की रेप्लिकेशन, ये सब चीजें जो हैं एक प्रॉपर पैटर्न में होनी चाहिए, तभी सेल्स जो है वो ढंग से डिवाइड कर पाएंगे और उनसे ऐसी प्रोजेनी बन पाएगी जो सर्वाइव कर सकती है। These sequence events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. अब सेल डिवीजन हमें पता लगा कि क्या होता है, सेल की ग्रोथ और उसके डीएनए की रेप्लिकेशन की वो एक से दो में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है? सेल डिवीजन, की सेल डिवाइड हो गया। अब सेल साइकिल क्या है कि ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पूरे ये इवेंट्स जिससे आपका सेल डुप्लीकेट हो रहा है, एक से दो बन रहे हैं, और उसका जीनोम बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जीनोम, जो उसका डीएनए है, डीएनए इज बेसिकली द जीनोम, जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, वो जीनोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि उसकी ऑर्गेनलीज, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल। अब सिर्फ न्यूक्लियस ही तो नहीं, सारी ऑर्गेनलीज को भी डिवाइड होना पड़ेगा, नई ऑर्गेनलीज बननी होंगी। ये सारी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि सेल साइकिल है, जिससे वो सारी इवेंट्स जो हो रही हैं एक सेल की डिवीजन के अंदर, उसको एक से दो बनाने के लिए जो भी इवेंट्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो आपकी सेल की ग्रोथ है, उसके जीनोम की रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, या फिर ऑर्गेनलीज की फॉर्मेशन है, ये सारा पैटर्न ऑफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, अब मैंने क्या बताया था कि साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, वही आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सेल ग्रोथ का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपका साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो कॉन्टिन्यूअली ग्रो करेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की, इससे क्या पता लगता है कि सेल साइकिल जो है वो स्टेजेस में होता है और किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियर बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुए हैं, वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इसी इवेंट के दौरान। These events are themselves under genetic control। अब ये सारी इवेंट्स जो हैं वो किसके कंट्रोल में होंगी? हमारे जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होंगी। जैसे हमारे डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वही कंट्रोल करेगा कि सेल जो है वो किस तरह डिवाइड होगा। ओके, अब बात करते हैं कि हमने बोला कि सेल साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस हैं, स्टेप्स हैं, इवेंट्स हैं, वो फेजेस कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture। अब एक कल्चर के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर किसी ह्यूमन सेल को हमने ग्रो कराया, उसके अंदर सेल साइकिल ऑब्जर्व किया। These cells divide one in approximately every 24 hours। अब ये जो सेल है, ह्यूमन सेल की बात करें तो हर सेल जो है वो एक बार 24 घंटे में वो एक बार डिवाइड करता है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। अब क्या है कि ये जो ड्यूरेशन है, अब 24 घंटे हमने ह्यूमन सेल की बात करी, पर वो किस टाइप का सेल है, किस ऑर्गेनिज्म का सेल है, इन फैक्टर्स पे भी ये ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है। Yeast for example can progress through the cell cycle in only about 90 minutes। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? इट इज 90 मिनट्स। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। अब दो फेजेस हैं, इंटरफेस एंड एम फेज। एम फेज इज आल्सो टर्म्ड एज माइटोसिस फेज, जिसमें आपका सेल जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें होगी, दैट इज योर एम फेज। चलिए, अब ये आपको, अच्छा, इंटरफेस जो है उसके भी आगे कुछ फेजेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, फिर डायग्राम समझते हैं। पहले एम फेज की बात की गई है आपकी एनसीईआरटी में। एम फेज रिप्रेजेंट्स
the phase is when the actual cell division or mitosis occurs and interphase represent the phase between two successive M phase. अब क्या बोला गया है कि देखो ये एक सेल साइकिल है ना, इसमें कॉन्टिन्यूअली सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में एंटर हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एम फेज होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरफेस हो जाएगा, फिर एम फेस आएगा, फिर इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा फेज जो दो सक्सेसिव एम फेस के बीच में आता है। तो ये भी मेरे पास एम फेस है, यहाँ फिर से एम फेस है, इंटरफेस कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में, यानी जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो फिर इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस से माइटोसिस होगी, फिर इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज में पैटर्न में चलता रहता है। और एम फेज की मैं बात करूं तो ये ऐसा फेज है, जैसे मैंने बताया, कि जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्या है? एक तरह से इक्वेटोरियल डिवीजन है, ठीक है, जिसमें आपका सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, डीएनए कंटेंट सेम रहेगा। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस मेयोसिस दोनों। It is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle of human cell, अब हमने पढ़ा कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन सेल के अंदर क्या है? 24 आवर्स। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। जो इस सेल साइकिल में से जो हमारा सेल डिवीजन एम फेज जो है वो कितने टाइम का है? 1 घंटे का। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो कैन आई से दैट कि 24 में से आउट ऑफ दिस 24 आवर्स, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक 1 आवर जो है वो किसका है? 1 आवर हमारा एम फेज चलेगा, और बाकी के 23 आवर्स जो है वो क्या रहेगा? इंटरफेस। तो इंटरफेस जो है वो दोनों फेजेस में से लार्जेस्ट है, ज्यादा टाइम 95% टाइम जो है वो हमारे सेल साइकिल का वो किसके लिए जाता है? इंटरफेस के लिए। अब एम फेज की बात अगर हम करें, एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, कोरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। अब क्या है? न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। and usually ends with division of cytoplasm, that is cytokinesis। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करे, अब एक सेल से 2 सेल बनने हैं, उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस की डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। तो यूजुअली जो एम फेज है उसकी स्टार्टिंग में क्या होगी? पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, और एंड के टाइम में क्या होगी? हमारी साइटोकाइनेसिस। तो यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड करेगा और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। The interphase though called the resting phase, इंटरफेस को एक तरह से रेस्टिंग फेज भी बोलते थे क्योंकि इतना लंबा टाइम यही चलता रहता है, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। तो ये जो हमारा इंटरफेस है उसके अंदर क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड है जब सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे आगे एम फेज में एंटर करना है और वहां जाके मेरे को डिवाइड करना है। तो वो सारा जो प्रिपरेशन का टाइम है वो कहाँ आता है? वो हमारे इंटरफेस में आएगा, जब सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है साइज में, उसका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वो सब कहाँ होगा? इंटरफेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेस के भी आगे 3 फेजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस के भी कुछ और फेजेस होंगे। वो 3 फेजेस क्या है? पहला है हमारा G1 फेज, जिसको गैप 1 भी बोलते हैं, S फेज जो सिंथेसिस फेज होता है, और G2 फेज जिसको गैप 2 भी बोलते हैं। अब हम इन फेजेस को 1 बाय 1 लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा G1 फेज, ठीक है। G1 फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैंने क्या बोला था कि इंटरफेस जो है वो 2 एम फेज के बीच में आता है, तो यानी कि पहले माइटोसिस हुई है, एम फेज में माइटोसिस हुई, उसके बाद इस ऑर्डर में हमारे पास इंटरफेस पड़ा है। तो क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि ये पूरा इंटरफेस है, सपोज दिस इज इंटरफेस, इससे पहले भी एक एम फेस हुआ होगा और इसके बाद भी क्या होना है? एम फेस आना है। तो इंटरफेस कहाँ है? बीच में है ना। तो यहाँ एम फेस में क्या हुई थी हमारे पास? माइटोसिस, यही कहा है आपकी एनसीईआरटी ने। माइटोसिस के बाद इंटरफेस का आया G1 फेज। तो सबसे पहले ये किसके बीच में फेज है हमारा? जो G1 है वो आता है आपके माइटोसिस और एस फेज के बीच में। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि
G1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. हमारे S phase के अंदर होती है DNA replication. तो G1 फेज जो है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन वाले फेज के बीच में आता है. G1 फेज में होगा क्या, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. सेल जो है वो बहुत एक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करेगा बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. सेल का साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा पर उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, डीएनए एज इट इज रहेगा. एस और सिंथेसिस फेज जो हमारा एस फेज है, इट मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. अब पहले सेल ग्रो हुआ, हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ा कि सेल पहले साइज में ग्रो करेगा फिर उसकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी. जब वो साइज में ग्रो कर रहा है तब कौन सा फेज है, G1 फेज. जब उसकी रेप्लिकेशन होगी तब वो कौन से फेज में है, एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज में. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. अब ये आपको याद रखना है कि डीएनए का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. एक सेल के अंदर जितना डीएनए था, डीएनए डबल हो रहा है. सेल अभी एक ही है बट उसके अंदर जो डीएनए था वो डबल हो गया है. ठीक है. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. अगर पहले 2C है तो आगे वो 4C हो जाएगा. However, there is no increase in chromosome number in the cell if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1. Even the S phase, the number of chromosomes remains the same, that is 2n. But देखो अब DNA जो है वो रेप्लिकेट हुआ है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपके सेम रहेंगे. अगर डिप्लॉयड था कोई सेल, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो वो 2n ही रहेगा, वो हैप्लॉयड नहीं हो जाएगा या फिर कोई उसके क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा, वो इंक्रीज नहीं होंगे. डीएनए डबल होगा बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. जो DNA की replication है वो न्यूक्लियस के अंदर होगी. And the centriole duplication in the cytoplasm. पर जो सेंट्रियोल होता है हमारा, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सेंट्रियोल क्या होता है. सेंट्रियोल की जो डुप्लीकेशन है वो कहाँ होगी, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होगी. ड्यूरिंग द G2 फेज. अब G2 फेज की बात करें जो हमारा थर्ड फेज है, उसमें क्या हो रहा है, proteins are synthesized in preparation of mitosis while the cell growth continues. अब आगे फिर से एम फेज आना है. ठीक है. तो उसके लिए जो भी कुछ प्रोटीन्स या सब्सटेंसेस चाहिए वो हमारे G2 फेज के अंदर बनेंगी ताकि सेल आगे फिर एम फेज के लिए प्रिपेयर हो जाए. सेल की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी इस प्रोसेस के अंदर. Some cell in the adult animal do not appear to exhibit cell division. Example heart cell. अब हमारे एनिमल सेल्स जो हैं वो हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन जिनके अंदर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट सेल्स. अब यहाँ पे हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो भी एक एग्जाम्पल है इसी तरह के सेल्स की. नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स में डिवीजन जो है वो नहीं होगी. And many other cells divide only occasionally as needed. रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ. अब कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिवीजन होती ही नहीं है जैसे कि हार्ट के सेल्स हैं या फिर नर्व सेल्स हैं. पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिवीजन तभी होगी जब कोई पुराने सेल्स को इंजरी हुई है या पुराने सेल्स डेड हो गए हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए नए सेल्स बनेंगे. और ये होता है बच्चे हमारे लिवर के सेल्स में. ये चीज होगी हमारी लिवर सेल्स में. ठीक है. नेक्स्ट, these cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, G0 of the cell cycle. अब जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं उनके अंदर सेल साइकिल में वो क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जो एक रेस्टिंग स्टेज है, एक स्टेबल रेस्टिंग स्टेज है जिसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज. G1S, G2 और एक हमने पढ़ी G0 जो कि क्या है, क्विसेंट स्टेज है जहां पे क्या होगा, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा सेल, उसके अंदर डिवीजन जो है वो नहीं होगी. The cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of organism. अब हमने जैसे बात की कि लिवर के सेल्स तभी डिवाइड करते हैं जब जरूरत होती है, जब उनको रिप्लेस करना होता है डेड सेल्स को, इंजर्ड सेल्स को. ऐसे सेल्स जो हैं वो G0 स्टेज में चले जाते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेज है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगी. सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसके अंदर जो प्रोसेसेस होने चाहिए वो हो रहे हैं. ठीक है. बट इट डजंट डिवाइड. वो डिवाइड कब करेगा, जब बॉडी को जरूरत है.
ठीक है, जब बॉडी को जरूरत है तभी वो सेल जो है वो एक्टिव स्टेज में आएंगे, अदरवाइज वो एक इनएक्टिव कंडीशन में पड़े हैं, जो है आपकी जी नॉट स्टेज। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. अब हमारे जो माइटोसिस है वो किसमें होती है? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? वो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पड़े हैं, जैसे कि लिवर, हार्ट, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है। बाकी सारे सेल्स क्या है? सोमैटिक सेल्स। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स की मैं बात करूं, उनको बोला जाता है जर्म सेल्स, जिनसे आगे हमारे गैमीट्स बनने हैं। जैसे अब स्पर्म की बात करूं तो वो क्या है? गैमीट है। वो किससे बना है? स्पर्मेटोगोनिया। ये सब क्या है? ये हमारे जर्म सेल्स हैं। बाकी लिवर के सेल, हार्ट के सेल, हमारी बॉडी एपिडर्मल सेल, ये सब क्या है? ये हैं सोमैटिक सेल्स। जिनसे गैमीट्स नहीं बनने हैं वो हैं सोमैटिक सेल, जिनसे गैमीट बनेंगे वो हैं जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल्स जो हैं उनमें क्या होती है? हमेशा उनमें होगी बेटा माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस होगी। ठीक है, वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी। हाउएवर देयर हैव बीन फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हैप्लॉयड सेल्स जो हमारे जर्म सेल्स जैसे हैं वो भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? मेल हनी बी। ये किसके अंदर देखा जाता है? मेल हनी बी जो ड्रोन होता है वो किससे डिवाइड करता है? उसके अंदर हैप्लॉयड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। इसका एक स्पेशल केस है जो आई होप हम आगे पढ़ेंगे। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। अब प्लांट्स के अंदर जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने पढ़ी है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये सब आपने पढ़े हुए है ना सेल साइकिल्स में। तो वहां पे क्या है? जो सेल है, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन जो है वो बोथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों टाइप के सेल्स में होती है। तो ये केस प्लांट्स के अंदर होता है। फ्रॉम योर रिकोलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, अब यही मैंने बात की कि प्लांट्स के अंदर हमने चैप्टर जो प्लांट किंगडम है उसमें हमने पढ़ा हुआ है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉयड स्टेज। अब उन्होंने आपको होमवर्क दिया है कि जाइए और चैप्टर 3 पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और खोजिए कि किस स्टेजेस में जो है प्लांट के अंदर माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी हो रही है। तो दिस इज योर होमवर्क। चलिए आगे आता है हमारा एम फेज। हमने अब इंटरफेस की बात कर ली कि G1 G0 ये सारे फेजेस पढ़ लिए, G1 एस फेज, G2 और जो हमारी क्विसेंट स्टेज थी G0, उनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो फेज था हमारे सेल साइकिल का वो है एम फेज। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ठीक है, बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड है। मेन इवेंट्स जो है वो इसके अंदर होनी है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सेल के कंपोनेंट्स की क्या होगी? सेल कंपोनेंट्स की होगी रीऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल सेम। अब पेरेंट और प्रोजेनी सेल के, अब मान लो कोई डिप्लॉयड है, उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, प्रोजेनी बनेगी, वो भी डिप्लॉयड बनेगी, या हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड। इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच, तो यानी इक्वेशनल डिवीजन है, सेम है, इक्वल है, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे इसको। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। माइटोसिस की भी 4 स्टेजेस है न्यूक्लियर डिवीजन की। कैरियोकाइनेसिस, अब कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर डिवीजन को ही कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। It is very essential to understand the cell division in a progressive way and very clear cut lines cannot be drawn between various stage। अब हालांकि 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसी कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि पहले ये होगा इतने टाइम के लिए फिर ये होगा। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रोग्रेसिवली चलता रहता है। तो हम सिर्फ इसको पढ़ने के लिए हम अपनी जो कन्वीनियंस के लिए इसको 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे। माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि मेनली कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले, फिर बाद में जाके साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो जो कैरियोकाइनेसिस हैं उसकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। वन बाय वन इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज क्या होता है? हमारे एम फेज का सबसे पहला जो माइटोसिस डिवीजन है उसका पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होनी है यानी न्यूक्लियस की जो डिवीजन है उसकी पहली स्टेज क्या है? प्रोफेज। फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। अब इंटरफेज के बाद एम फेज आना था, G2 फेज आया, पहले G1 था, S था, G2 था, फिर M आना था, है ना। तो G2 के बाद क्या आया? हमारा प्रोफेज। इन द S यानी सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज जो गैप 2 फेज था आपका,
उसमें क्या था, द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। अब इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल बने थे ना, वो क्या थे, डिस्टिंक्ट नहीं थे, हमें दिख नहीं रहे थे कि एक ऐसे डीएनए अलग अलग, वो क्या थे, आपस में ऐसे इंटरवाइंड थे। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होगा, इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा आपके सेल का, वो कंडेंस करना शुरू कर जाएगा। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। जो chromatin fibers होंगे आपके सेल के अंदर, देखो वो क्या कर जाएंगे प्रोफेज के अंदर, वो अनटेंगल कर जाएंगे, इस तरह से वो डिस्टिंक्टली नजर आएंगे जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे। The centrosome which had undergone duplication during the S phase of interphase। जब आपका S phase था इंटरफेज का, तो उसमें सेंट्रोसोम जो था वो भी डुप्लीकेट हुआ था सिंथेसिस फेज में। ठीक है, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेंट्रोसोम था, अब ये सेल है तो उसके ओपोजिट डिवाइड हुआ सेंट्रोसोम, और सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस विद सम अदर कलर। तो सपोज ये हमारा सेल था, इसका न्यूक्लियस था, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम डिवाइड करके अब सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, now begins to move to opposite poles of cell। The completion of prophase can thus be marked by following characteristic। तो prophase की completion को हम जो following points हैं उनके साथ हम define कर सकते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल मटेरियल था ना, वो क्या था, इंटरवाइंड पड़ा था एकदम टेंगल्ड स्टेट में। तो जब प्रोफेस होगा तो क्या होगा, वो उसकी अनवाइंडिंग होगी, वो अनटेंगल हो जाएगा, और chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together to a centromere। अब क्या बोला है, दो क्रोमेटिड, सपोज ये एंड सेकंड इज दिस, ये बीच में किसके साथ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट होंगे आपके सेंट्रोमियर के साथ। ठीक है, सेंटर में जो अटैच करा रहा है दो क्रोमेटिड्स को, वो क्या है, सेंट्रोमियर है। तो हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना लेगा। पहले वो बिल्कुल ही टेंगल्ड था, इंटरवाइंड था, अब वो कंडेंस होके उसने क्या बना ली है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स बना लिए हैं, जिससे आगे माइटोसिस अब होगी। Centrosomes which had undergone duplication during interphase began to move toward the opposite poles of the cell। जो सेंट्रोसोम था, जैसे पहले बताया, उसके अंदर डुप्लीकेशन हुई थी, अब वो पोल्स की तरफ दोनों जो है वो मूव, एक से दो सेंट्रोसोम बने, अब वो दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। Each centrosome radiates out microtubules called esters। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम। सपोज बेटे यहाँ पे मेरे पास है एक सेल, ठीक है, इसके अंदर जो हमने बोला कि एक से दो सेंट्रोसोम बने, वो पहुंच गए हैं यहाँ ऑपोजिट पोल्स पे। अब ये पोल्स पे पहुंच के क्या करेंगे, इनसे इनकी और एंड से निकलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेज। सपोज इस तरह से इनसे निकल रही हैं माइक्रोट्यूब्यूलर रेज, दोनों डायरेक्शन में होगा ये। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बने किससे हैं रेज, माइक्रोट्यूब्यूल से, पर इनको बोलेंगे क्या हम, दे आर टर्म्ड एज एस्ट्रल रेज। ठीक है, और ये पोल्स पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा सेंट्रोसोम। अगली लाइन क्या है, द टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम माइटोटिक अपरेटस। अब जब इनको हम जब ये एक्सटेंड करेंगी एस्ट्रल रेज इस तरह से आगे, तो इनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। These astral rays extended inward, इनको हम क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्या बना ली हैं अब, स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, दे आर टर्म्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। और इसी एस्ट्रल रेज, एस्टर को और स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे कंबाइनिंगली, दिस इज टर्म्ड एज माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस। तो यानी सेंट्रोसोम से निकले एस्टर रेज, एस्टर या एस्टर रेज बोल देंगे, जिन्होंने आगे बनाई स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेज को हम कंबाइनिंगली बोलेंगे माइटोटिक अपरेटस। ये जो फाइबर रेज निकली थी वो एक्चुअली हैं क्या, हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके सेल के। चलिए जी, आगे लिखा हुआ है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी अपरेटस। उसके अंदर क्या नहीं होता, गोल्जी अपरेटस नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होगा। जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो विदाउट एनवेलप के पड़ा है। आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जी ये सब भी एब्सेंट रहेंगे जब प्रोफेज के एंड में हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे।
तो आपका सेल जो है वो अर्ली प्रोफेज में कुछ इस तरह दिखेगा, जो हमारे क्रोमेटिन होंगे, जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो इस तरह से पड़ा है, इट्स नॉट अरेंज्ड पर्टिकुलरली इन क्रोमेटिन फाइबर्स। आगे जब लेट प्रोफेज होगा आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर, अब यहाँ न्यूक्लियर एनवेल्प कंप्लीट है, ठीक है, आप देख सकते हो कंप्लीट न्यूक्लियर एनवेल्प है। आगे आप देखोगे कि न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो ब्रेक हो रहा है, प्रॉपरली नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा अब ये जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है, यू कैन सी दैट इट इज अरेंज पर्टिकुलरली, एक प्रॉपर वे में अरेंज है। हमारे पास क्या बन गए हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन गए हैं, जिनके अंदर क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोसोम से अटैच्ड हैं। आगे चलते हैं, देन आता है हमारे पास मेटाफेज, जो सेकंड स्टेज है, सेकंड फेज जो है कैरियोकाइनेसिस का वो है मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवल्प्स मार्क्स द सेकंड स्टेज माइटोसिस। अब क्या है, जब अब मैंने क्या बोला, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवल्प कंप्लीटली पड़ा था, बट जैसे ही लेट प्रोफेज जो है वो चलता गया, एंड में आके जो न्यूक्लियर एनवल्प था वो डिसइंटीग्रेट शुरू हो गया होना, और जब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तब आपका स्टार्ट होगा मेटाफेज। Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. अब क्योंकि कोई न्यूक्लियर एनवेल्प ही नहीं रहा, तो सारे अब क्रोमोसोम्स इधर उधर सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under microscope. अब इस स्टेज पे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कंडेंसेशन कंप्लीटली हो जाएगी, वो कंप्लीटली कंडेंस कर जाएंगे और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है। This then is the stage at which morphology of chromosome is studied. Very important, direct question आ जाएगा कि किस स्टेज पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की वो कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर है मेटाफेज स्टेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ क्या होगा, दो जो क्रोमोसोम है, सपोज ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है। ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ऐसा दिखेगा आपका क्रोमोसोम, हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ये सेंटर में हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। अब इस सेंट्रोमियर की साइड पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे काइनेटोकोर। These structures serve the site of attachment of spindle fiber formed by the spindle fibers to the chromosome that are moved to position of center of cell. अब जो स्पिंडल फाइबर्स बनी थी वो सेंटर तक आएंगी और इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगी। कहाँ अटैच होंगी, इसी काइनेटोकोर पे। जब हमने सेल का ये डायग्राम बनाया था तो हमने बोला था कि स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं, है ना। अब सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारे पास इस तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड है जिनके पास, तो इस तरह के कुछ आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और ये स्पिंडल फाइबर्स, अब इनका यहाँ सेंटर में सेंट्रोमियर है और आसपास काइनेटोकोर डिस्क है। यहाँ सेंट्रोमियर है जिससे ये अटैच्ड है और आसपास क्या है, इनके काइनेटोकोर डिस्क है। यहाँ सपोज अगर काइनेटोकोर है तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कहाँ अटैच होंगी, इसी काइनेटोकोर डिस्क पे अटैच होंगी, ठीक है। तो यही बोला है आपकी एनसीईआरटी में भी। Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by a kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by kinetochore of spindle fiber from the opposite pole. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं, these are the spindle fibers, ठीक है। अब क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। सपोज मेरा क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से लाई कर रहा है, ठीक है। अभी हम एक क्रोमोसोम लेके बना रहे हैं, ये दोनों क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ा है हमारे पास जो हमारा सेंट्रोसोम था जिससे एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स, ये पूरा सेल है सपोज। अरे ये तो बहुत, इसको इधर बनाते हैं। ये हमारे पास पूरा सेल है, ठीक है। इसके पास अब न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं है तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गए। तो अगर मैं हमारे क्रोमोसोम्स को इस तरह से बनाऊं, अभी फॉर योर रेफरेंस हम 2 क्रोमोसोम बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये दोनों क्या हैं आपस में, ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहां पे हमने बनाया था सेंट्रोसोम,
ठीक है। इस सेंट्रोसोम से क्या निकल रही थी, हमारी एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स जो बना रही थी आगे। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर्स सेंटर की तरफ आएंगी और ये किससे, अब यहां था हमारा सेंट्रोमियर जिससे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हैं और इनके आसपास बच्चे थी हमारे पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था काइनेटोकोर। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कहाँ अटैच होंगी हमारे पास, वो अटैच होंगी इसी काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, इसी काइनेटोकोर यानी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगी और जो सिस्टर क्रोमेटिड 1 है और सिस्टर क्रोमेटिड 2 जो इस तरह से ज्वाइंट है, एक सेंट्रोसोम फ्रॉम वन पोल उसके स्पिंडल फाइबर्स ज्वाइन करेंगे एक सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, दूसरे सेंट्रोसोम जिस जो ऑपोजिट पोल पे है उसके स्पिंडल फाइबर्स इस दूसरे कैनेटोकोर के साथ अटैच होंगे जो दूसरे जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड है उसके साथ। अब सपोज ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो दूसरे वाला है इसको चलो हम दूसरे कलर से ही बना देते हैं। दिस वॉज योर सेकेंड क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये आपस में ज्वाइंट किससे हैं, यहाँ पे इनके पास है एक सेंट्रोमियर। अब यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास काइनेटोकोर डिस्क, ये काइनेटोकोर डिस्क है आपके सिस्टर क्रोमेटिड 1 का और ये वाला काइनेटोकोर डिस्क है दूसरे का। तो ऑपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगी वो इस क्रोमेटिड के अपने काइनेटोकोर पे लगेंगी, जो दूसरी तरफ से आएंगी वो इसके काइनेटोकोर पे लगेंगी। यही आपकी एनसीईआरटी में बोला है कि एक सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से एक तरफ से आपके रेज लगेंगी, स्पिंडल फाइबर्स लगेंगी, दूसरे के साथ दूसरे पोल से अटैच होंगी। चलिए, अब ये सारे यहाँ धीरे धीरे सेंटर पे अरेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ अभी स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रही हैं, धीरे धीरे ये सब कहाँ आ जाएंगे, सेंटर पे, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे सेल के। और इसके लिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेस इज रेफर्ड एज मेटाफेस प्लेट। अब इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि मेटाफेज के अंदर ये जो एक प्रोसेस है हो रहा है जिसमें एक प्रॉपर प्लेन पे आके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं। और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, जहां पे अलाइनमेंट हो रही है क्रोमोसोम की, इट इज टर्म्ड एज मेटाफेज प्लेट। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, अब मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो हमने पढ़ा कि पूरा जो क्रोमोसोम है उसके दोनों तरफ जो काइनेटोकोर डिस्क है उसपे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाएंगी दोनों पोल्स से। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, अब इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स धीरे धीरे मूव होंगे अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट, जो मेटाफेज प्लेट है उस पे अलाइन हो जाएंगे सेंटर में, थ्रो द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। अब दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स आई, उस पे क्रोमोसोम वो अटैच की क्रोमोसोम्स के साथ और मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। ये था आपका मेटाफेज। आगे आता है हमारे पास एनाफेज जो कि है शॉर्टेस्ट फेज। जो प्रोफेज था वो सबसे लॉन्गेस्ट था, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट। ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम इज अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट। अब क्या है, जब मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स लगे थे तो एनाफेज जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स जो मेटाफेज प्लेट पे लगे हुए थे वो split simultaneously and the two daughter chromatids now refer to as daughter chromosomes of future daughter nuclei। अब क्या था बेटा, जो दोनों जो क्रोमोसोम लगा था, ठीक है, वो धीरे ऐसे स्प्लिट हो जाएगा जब एनाफेज शुरू होगा। अभी ये इक्वेटर पे इस तरह से क्रोमोसोम लगा हुआ है तो ये इसके क्रोमेटिड जो है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे, इनको बोला जाएगा डॉटर क्रोमेटिड। पूरा क्रोमोसोम था वो स्प्लिट हुआ दो क्रोमेटिड में, वो बन गए, वो क्या बन गए, डॉटर क्रोमेटिड बन गए। ठीक है, यही डॉटर क्रोमेटिड जो है इनको हम क्या बोल देंगे, डॉटर क्रोमोसोम भी बोल देंगे, क्योंकि ये क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे, अब इंडिविजुअली क्रोमोसोम की तरह ही बिहेव करेंगे और आगे जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसके अंदर ये डॉटर क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। अब ये जो एक से इस तरह एक क्रोमोसोम से स्प्लिट हो गए, अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो डायग्राम है इसमें ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ दिख रहे हैं आपको। As each chromosomes move away from the equatorial plate, अब हमने क्या बोला कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे और हर एक क्रोमोसोम, अब मैं क्रोमेटिड डॉटर क्रोमेटिड को क्रोमोसोम बोल रही हूँ, वो मूव करेगा ऑपोजिट पोल की तरफ। The centromere of each chromosome remains directed toward the pole and hence the at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind। अब क्या होगा,
जैसे अब सपोज ये इनका सेंट्रोमियर है, लेट मी मार्क दिस विद सम अदर कलर। ये था इनका सेंट्रोमियर, हमने क्या बोला था, बीच में सेंट्रोमियर है, इस तरह ये अरेंज्ड है, ठीक है। अब जब ये सेपरेट हुई, ठीक है, तो इनका इनका सेंट्रोमियर अरेंज होगा इस तरह से, ये आपस में सेपरेट हुई, इनका सेंट्रोमियर जो है वो किसकी तरफ, पोल की तरफ फेस करेगा इनका सेंट्रोमियर। तो क्या होगा, लीडिंग एज विद आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। अब ये जो इनकी आर्म्स हैं क्रोमोसोम की, वो पीछे, ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब है कि वो बैकवर्ड रहेंगी, सेंट्रोमियर जो है वो फॉरवर्ड वे में मूव करेगा। मूव या इधर मूव, जो सेंट्रोमियर की डायरेक्शन से ही मूवमेंट हो रही है ना, आर्म्स जो है वो बैकवर्ड रह रही हैं। This एनाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स। कौन से की इवेंट से आपका एनाफेज करेक्टराइज हो रहा है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट करेंगी एंड क्रोमेटिड सेपरेट। अब सेंट्रोमियर से अगर अटैच थी तो वो भी तो स्प्लिट किया है, तभी तो मूव करेंगी, है ना। तो क्रोमेटिड भी सेपरेट हो रही है, सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो रहा है। क्रोमेटिड मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स, जो क्रोमेटिड है वो हमारी ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। ये था हमारा एनाफेज। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी इसमें, फाइनल स्टेज है हमारी कैरियोकाइनेसिस की। द क्रोमोसोम दैट हैव रिप्लेस्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब ये क्या है, डीकंडेंस हो रहा है, ऑपोजिट ऑफ इंटरफेस है ये, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेस है, सॉरी। इसके अंदर डीकॉन्डेंसेशन, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कॉन्डेंस हुआ था, इसमें डीकॉन्डेंस हो रहा है। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, इसकी फिर से जो क्रोमोसोम बने थे उनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएगी। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट द पोल्स। अब जो क्रोमेटिड पोल्स पे मूव किए थे वो वहां कलेक्ट हो जाएंगे, और डीकंडेंसेशन की वजह से अब वो विजिबल नहीं है, हमें उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। दिस इज द स्टेज विच शोज द फाइनल की इवेंट्स। इसमें फॉलोइंग की इवेंट्स हमें मिलेंगी। क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स एट ऑपोजिट स्पिंडल, क्रोमोसोम अब किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लस्टर की फॉर्म में, इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं है। ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स में हमें दिखाई देंगे। आइडेंटिटीज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, अब वो इंडिविजुअलिटी जो उनकी, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, सेपरेट, सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है, उनकी वो सेपरेट आइडेंटिटी जो थी वो लॉस्ट हो चुकी है। अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लस्टर की फॉर्म में। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, पहले क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ था प्रोफेस में, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो रहा है अब, क्योंकि सपोज ये सेल था, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया, यहाँ न्यूक्लियस एक पहुंच गया, एक न्यूक्लियस यहाँ, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे ही हमारे क्रोमोसोम जो थे वो अरेंज हुए थे क्लस्टर की फॉर्म में, अब प्रेजेंट हो गए, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। अब पोल्स पे इन न्यूक्लियस के अराउंड बनना शुरू हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, तो यानी कि प्रॉपर अब दो डॉटर सेल्स बन गए हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब ये क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई। जो हमारा न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना शुरू हो गया, तो क्या बन गए हमारे पास, डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड ईआर रीफॉर्म। जो वहां पे हमने पढ़ा था कि ना न्यूक्लियोलस होगा, गोल्जी भी नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, अब वो भी रीफॉर्म, दोबारा रीफॉर्म होने शुरू हो गए हैं, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बन गया है। ये हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जिससे अभी थोड़े थोड़े एस्ट्रल रेज हमें दिख रहे हैं। सेंट्रोसोम में क्या होता है, दो सेंट्रोसोम इस तरह से प्रेजेंट है, आपस में परपेंडिकुलरली, आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, अब आती है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियाई तो बन गए पोल्स पे, बट जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो पूरा सेल सेपरेट नहीं हो सकता। दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, डॉटर सेल्स नहीं बने, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ था। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो गई। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself divided into two daughter cell by separation of cytoplasm called cytokinesis। वही exactly same कहा है कि माइटोसिस जो है उसका सेल डिवीजन है एक तरह से माइटोसिस, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका न्यूक्लियाई डिवाइड हो गया, बट जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तब तक दो डॉटर सेल नहीं बनेंगे।
तो इसके लिए साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, साइटोकाइनेसिस होगी कैरियोकाइनेसिस के बाद, तभी सेल डिवीजन पूरी हो पाएगी। In an animal cell, this is achieved by appearance of a furrow in the plasma membrane। अब पूरा ये जो सेल है, लेट्स ड्रॉ, पूरा ये जो सेल था उसके अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई यहाँ पे, जिनके पास जो पूरा न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। अब इनके अंदर क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक फरो आनी शुरू हो जाएगी, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से इन्वेजिनेट करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, क्या होगा, द फरो ग्रेजुअली डीपन, धीरे धीरे ये जो फरो है वो डीप होती जाएगी इनवर्ड, एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। धीरे धीरे क्या होगा, ये फरो इस तरह से सेंटर में ज्वाइन ही कर जाएगी, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है, फरो सेंटर में ज्वाइन होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसने इन्वेजिनेट करके फरो बनाई, जो धीरे धीरे डीप होती गई और वो सेंटर में ज्वाइन हो गई, जिससे आपका साइटोप्लाज्म भी दो में डिवाइड हो गया। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। अब ये तो एनिमल सेल की बात थी, पर प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, दो वॉल है उसके अंदर, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उनके अंदर कुछ डिफरेंट होगा। तो देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर एंड ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट एक्सिस्टिंग लेटरल वॉल। प्लांट सेल में बेटा क्या होगा, अब हमने यहाँ बोला कि साइड से इन्वेजिनेट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, जो हमारी वॉल फॉर्मेशन है ना वो सेंटर से होनी शुरू होगी, धीरे धीरे सेंटर से वॉल बनके साइड में लेटरल वॉल्स के साथ ज्वाइन करेगी। अब सपोज ये मेरे पास है एक प्लांट सेल, इसके अंदर क्या होगा कि सेंटर से वॉल बनके धीरे धीरे साइड तक ज्वाइन हुई, और जो साइटोप्लाज्म था वो भी दो में डिवाइड हो गया। तो ये केस होता है प्लांट सेल के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो अभी सेंटर में मैंने जो बनाया वो क्या था, आपकी पहले एक सेल प्लेट बनेगी सेंटर में, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो ये जो दो एडजेसेंट सेल बनने हैं उनके अंदर ये मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनेगी जो मिडल लैमेला भी जिसको बोल सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगी, दो एडजेसेंट सेल के अंदर बीच में बनी सेल प्लेट जिसको बोलेंगे मिडल लैमेला। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between two daughter cell। अब प्लांट के अंदर जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी तो जो ऑर्गेनलीज हैं, प्लास्टिड्स है, गोल्जी है, वो सब ऑर्गेनलीज भी अपने आप को इधर ऐसे अरेंज कर लेंगी, दो हिस्सों में अरेंज अपने आप हो जाएंगी, गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं, तो इसकी वजह से उनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, दे बिकम मल्टी न्यूक्लिएट। दिस कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब एक एग्जांपल यहाँ आई है कि कोकोनट की बात करें तो उसमें क्या होता है, सपोज बेटा ये पूरा एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गई, सेल जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो होगी ही नहीं, ये न्यूक्लियस ही एक से दो बनाएगा, दो से चार, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन बन जाएगी, मल्टी न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगी, एक सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लियर बन जाएगा। और ऐसे सेल को जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई तो हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है, साइटोप्लाज्म जो है वो इन्हीं न्यूक्लियाई के अराउंड ऐसे ऐसे पड़ा है, डिवाइड, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, बेसिकली सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब नहीं बना है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सेल को हम बोलेंगे सिंथीशियम, जिसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन थी वो नहीं हुई है, इसको हम बोलेंगे सिंथीशियम। और ऐसी कंडीशन कहाँ देखी जाती है, जो कोकोनट का वाटर होता है ना उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, सिंथीशियम स्टेट में होते हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म है वो क्या है, एक तरह से सिंथीशियम ही है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। चलिए अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। पूरी माइटोसिस हमने पढ़ ली। माइटोसिस में क्या पढ़ा, चार फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड
टीलोफेज। 4 फेजेस है, प्रो, मेटा, एना एंड टीलो। अब प्रो फेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुई थी, न्यूक्लियर जो एनवेल्प था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, और मेटाफेज में क्या हुआ, जो क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड थे, वो सब कहाँ अरेंज हो गए, मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच हो गए। बट एनाफेज जैसे ही स्टार्ट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो गए, इंडिविजुअली क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चले जाएंगे। टीलोफेज में हमारे पास क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, देन हमारे पास हुई फाइनली साइटोकाइनेसिस, जिससे 2 डॉटर सेल बने। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, पहली लाइन कहती है कि माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहता है आपके पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर डिप्लॉयड पेरेंट है तो उससे डिप्लॉयड टाइप ऑफ जो डॉटर सेल हैं वही बनेंगे। इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, कहाँ होगी ये, डिप्लॉयड सेल में ही होगी। बट कुछ लोअर प्लांट्स हैं और सम सोशल इंसेक्ट हैं जिनके अंदर हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। यहाँ हमने किसकी बात की थी, हाउस फ्लाई, हमने हनी बी के ड्रोन की बात की थी, मेल हनी बी की बात की थी, जिसमें हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब सेल में ये डिवीजन हो रही है तो इसका कोई तो काम होगा, क्या पर्पस है, क्यों हो रही है ये डिवीजन, ये जानना जरूरी है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट, क्या आपको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट के बारे में कुछ पता है। हैप्लॉयड ही हमने कहाँ पढ़ी है, मेल हनी बी के अंदर। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या बोला, अभी पढ़ा, डिप्लॉयड सेल में हो रही है, अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड था, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में ग्रोथ कैसे हो रही है, माइटोसिस से, एक सेल से दो, दो से चार, इस तरह से। और उनका डीएनए कंटेंट जो है, उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल ग्रोथ से क्या होगा, अब सपोज अगर क्या है, सेल ग्रो ही ना करे, न्यूक्लियस जो है सिर्फ वही मतलब हमारे पास न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो ग्रो करता रहे, डीएनए रेप्लिकेट करता जाए, ठीक है, बट सेल ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो सेल के पास उतना डीएनए संभालने की कैपेसिटी जो है वो नहीं रह पाएगी। बट सेल ग्रो करेगा, डीएनए कंटेंट वो अल्टीमेटली 2 में डिवाइड हो जाएगा कि ठीक है अब आधा डीएनए तू संभाल, आधा मैं संभालूंगा, तो 2 में डिवाइड होना जरूरी है। Therefore, it become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. अब अगर साइटोप्लाज्म ग्रो होता जाए, न्यूक्लियस ग्रो नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म मतलब साइज में सेल बढ़ जाए, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर डीएनए कंटेंट बढ़ता जाए बट सेल उसको होल्ड ही ना कर पाए, तो ये बैलेंस बनाने के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंडीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर जो है एक तरह से माइटोसिस का फंक्शन है कि कहीं सेल्स को इंजरी हो रही है, वहां पे नए सेल्स बनने चाहिए, तो वहां पे माइटोसिस होकर नए सेल बनेंगे और वो इंजर्ड टिश्यू को रिप्लेस करेंगे, तो इसीलिए। और सेल रिपेयर भी, अगर मान लो कोई सेल इंजर हो गया, ठीक है, कोई ऑर्गन में इंजरी आ गई, तो वहां पे माइटोसिस होगी, नए सेल ऐड होंगे, तो रिपेयर होगी उस सेल की। The cells of the upper layer of epidermis, cells of lining of gut, blood cells are being constantly replaced. हमारी जो एपिडर्मिस है उसकी बिल्कुल टॉप लेयर के सेल्स, या हमारी जो गट वॉल है, हमारी जो गट एरिया है, उसकी इंटरनल वॉल लाइनिंग जो है, और हमारे ब्लड सेल्स है वो कॉन्टिन्यूअली रिप्लेस हो रहे हैं। मतलब ओल्ड सेल्स मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअली जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। Mitotic divisions in the meristematic tissue, the apical and lateral cambium result in continuous growth of plant throughout their life. प्लांट के अंदर जो है जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम में है ना, तो एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। उनके सेल्स जो है, हमने क्या पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, क्या बोला था कि ये जो टिश्यूज हैं वो ग्रो करते रहते हैं, हाइट में ग्रो करेंगे, विड्थ में ग्रो करेंगे, तो एपिकल है, इंटरकैलरी है, वो हाइट इंक्रीज कराएगा, लेटरल जो है वो विड्थ इंक्रीज कराएगा। क्यों करवाएगा इंक्रीज, क्यों ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उनमें भी माइटोसिस हो रही है उन टिश्यू। अब वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो जिन सेल्स से बना है, वो सेल्स कॉन्टिन्यूली डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4, इसीलिए तो ग्रो कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी जो ग्रोथ है जो कि लाइफ टाइम तक चलती है, वो किसकी वजह से है, माइटोसिस की वजह से। आगे आती है हमारे पास मियोसिस। अब माइटोसिस हमने पढ़ी, सेल डिवीजन एक तरह की, अब एक और टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि है मियोसिस।
द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स the fusion of gametes each with a complete haploid set of chromosome। अब हमने क्या बोला था कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनमें क्या होगी, मेयोसिस हो गई। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना भी मेयोसिस का ही रिजल्ट है। क्या बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग हम मतलब ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो प्लांट्स में है या ह्यूमन में है, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इट इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक बेसिक करेक्टर है कि गैमीट्स बनेंगे, वो फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। तो उसके अंदर क्या होता है, गैमीट्स में हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें 2n नहीं होते, n+n, वो फ्यूज होके 2n बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। तो हैप्लॉइड गैमीट्स जो है वो फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। These specialized kind of cell division that reduces the number of chromosome by half result in the production of haploid daughter cells। अब क्या है, ये गैमीट्स खुद हैप्लॉइड हैं पर ये बने डिप्लॉइड सेल्स थे, डिप्लॉइड सेल से थे। अब क्या है, हमने पहले माइटोसिस में पढ़ा कि अगर कोई सेल डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग ही बनाएगा, यानी कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होगा। बट ये ऐसी एक डिवीजन है जिसमें डिप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमीट बन रहा है, तो यानी इसमें रिडक्शन हो रही है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, जिसमें 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएं, वो होगी आपकी मियोसिस। Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। अगर ये meiosis, ये reductional division ना हो तो haploid cells नहीं बन सकते, क्योंकि माइटोसिस से तो 2n से 2n ही बनेंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान haploid gametes का बनना जरूरी है, इसीलिए meiosis भी जरूरी है। Whereas fertilization restore the diploid phase। अब meiosis की वजह से क्या बने, एन गैमेट्स, मतलब एन गैमेट्स का मतलब जिनके अंदर हैप्लॉइड लेवल ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब डिप्लॉइड ही नहीं है, हैप्लॉइड है। अब जब ये तो थे हमारे गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है, क्या है ये हैप्लॉइड। अब ये गैमेट्स बनने के बाद सपोज ये मेल गैमेट है और ये है हमारे पास फीमेल गैमेट, ये फ्यूज होंगे, इनमें होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जब ये n+n फ्यूज हुए बेटा, तो इनसे क्या बन गया, अल्टीमेटली 2n, यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, डिप्लॉयडी जो है वो रीस्टोर हो जाएगी। हैप्लॉयड, पहले डिप्लॉयड सेल से ये हैप्लॉयड गैमेट्स बने, फिर ये फ्यूज होके फिर डिप्लॉयड स्टेज में आ गए, तो डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से। We came across meiosis during gametogenesis in plants and animals। जब प्लांट्स और एनिमल्स में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो उनमें मेयोसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस, तो गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस होगी। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। अब उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। द की फीचर ऑफ मेयोसिस आर एज फॉलो। मेयोसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या है, तो meiosis involves two sequential cycles, दो cycles होंगे of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2। अब जो meiosis है वो दो phases में divided है, meiosis 1 meiosis 2, दोनों separate cycles हैं जिसमें nuclear division भी होगी, cell division भी होगी, but only a single cycle of DNA replication। but DNA जो है वो सिर्फ एक ही cycle के दौरान replicate करेगा। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। अब meiosis 1 कब होगी, जब S phase में DNA replication हो गई है पेरेंट के सेल में। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between known sister chromatids of homologous chromosome। अब meiosis में क्या होगा, जो homologous chromosome है, सेम क्रोमोसोम है, वो क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे, एंड recombination between टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगी, आगे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे मेयोसिस 2, पहले मेयोसिस 1 होगी फिर मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 के एंड में हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। मेयोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर। अब मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 हमने बोला था कि दो साइकिल्स चलेंगे जिसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसी तरह से इधर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, टेलोफेज, एनाफेज, ये सब 1 2 ये मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब बात करेंगे पहले मेयोसिस 1 की। मेयोसिस 1 में पहला फेज वही हमारा आएगा प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या हो रहा है,
फर्स्ट meiotic division is typically longer than more complex when compared to process of mitosis. अब माइटोसिस के प्रोफेस, माइटोसिस में भी हमने यही चारों स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। उसके कंपैरेटिव में जो मेयोसिस का प्रोफेस है वो क्या है, वो है लॉन्गर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड, इसकी आगे सब डिविजन हैं, इसको 5 फेजेस में सब डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। उन अलग अलग जो फेजेस हैं उनमें क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, चेंजिंग बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 का, उसको 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और पहली थी हमारी लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोफेज 1 को आगे कैटेगराइज किस बेसिस पे किया गया है, तो वहां आपको आंसर देना है कि क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे ये डिवीजन की गई है। योर आंसर वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। 5 हमारे पास फेजेस कौन से हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। अब पहली स्टेज है हमारे पास लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जो क्रोमोसोम है वो थोड़े थोड़े विजिबल हो जाएंगे जब उनको एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। अब जो क्रोमोसोम्स थे वो कॉम्पैक्ट होना उनका कंटिन्यू रहेगा, कॉम्पैक्ट होते जाएंगे। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 दैट इज जाइगोटीन। अब प्रोफेज 1 के सेकंड स्टेज क्या है, जाइगोटीन, ठीक है। तो लेप्टोटीन के बाद आई स्टेज जाइगोटीन। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो क्वेश्चन आएगा साइनेप्सिस किस फेज में होती है, उसका आंसर होगा जाइगोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम से सिर्फ विजिबल थे, है ना, और उनकी कॉम्पैक्शन कंटिन्यू थी। जाइगोटीन में क्या होगा हमारे पास कि इनके अंदर एक एसोसिएशन हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। लेप्टोटीन में क्या है, जस्ट हमारे पास क्रोमोसोम पड़े हैं, सेंट्रोमियर है, विजिबल है। देन आया जाइगोटीन स्टेज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है हमारे पास। जो लाइट ब्लू कलर से मार्क्ड है, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे उनके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ ये पेयरिंग प्रेजेंट है, और इसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जाइगोटीन स्टेज के अंदर पेयरिंग होगी, इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस हो रहा है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या मैं इन पेयर्ड, ये जो मेरे पास दो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, ये जो दो क्रोमोसोम है अब वो पेयर्ड है, मैं इनको बोल सकती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट, ठीक है। तो और ये इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास सिनेप्सिस। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास यहाँ क्या हो रही है, दिस इज साइनेप्सिस। ओके आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पेन्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी वही बात आई कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंडर स्टडी करते हैं तो सिर्फ ये ऐसी नॉर्मल पेयरिंग के साथ साथ हमें कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जिसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। अब यहाँ मार्क किया है मैंने कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर साइनेप्सिस हुई, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, टेट्राड बोलेंगे, या फिर इसको हम बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं। हाउएवर दीज आर मोर क्लियर एंड विजिबल इन नेक्स्ट स्टेजेस। तो ये यहाँ पे भी मैंने ये पैकेटीन स्टेज में टेट्राड शो किया है, क्योंकि ये पैकेटीन में ही ज्यादा विजिबल, ज्यादा क्लियर रहता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो हमारी लेप्टोटीन और जाइगोटीन है वो शॉर्ट लिव है, थोड़े से टाइम के लिए होंगी, कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन जो है वो इनसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ पैकेटीन में क्या होगा, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad। पता नहीं बोर्ड को क्या हो रहा है। तो ये जो हमारे पास चारों क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, और इसमें क्या हमें नजर आएंगे, टेट्राड्स। वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर साइनेप्सिस शो होगी तो वो मिलके चार क्या बना लेंगे, टेट्राड, और वो बहुत ही क्लियर होगा इसमें।
clearly appears as tetrad. This stage is characterized by appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs between known sister chromatids of homologous chromosome. अब जो homologous chromosome के भी non sister chromatids हैं, तो उनके अंदर हमें दिखने लग जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी, ठीक है। तो कुछ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें नजर आएंगे। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने बनाया होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनके अंदर पेयरिंग हुई है, बट उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। अब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी अपना रोल प्ले करती हैं, एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। जो इनकी रिकॉम्बिनेशन, इनकी क्रॉसिंग ओवर करा रही हैं, उस एंजाइम को बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम्स। ये हमने पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही क्या है कि एक का थोड़ा जेनेटिक मटेरियल दूसरे की तरफ और दूसरे का पहले की तरफ, मतलब रिकॉम्बिनेशन, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई है, आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकेटीन। जब पैकेटीन स्टेज का एंड होगा तो ये जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है ये कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट सम साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब कुछ क्रॉसिंग ओवर की जगह पे जो क्रोमोसोम्स है वो लिंक्ड रह जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई टेट्राड में, किसी किसी प्लेस पे ये जो क्रोमोसोम्स थे वो लिंक्ड रह गए, और द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, जस्ट अ सेकेंड, तो किसी किसी साइड पे ये लिंक्ड रह जाएंगे हमारे पास क्रोमोसोम, जहां पे हमारे पास बनेगा कियाज्मा। उसको हम क्या बोलेंगे, कियाज्मा। जहां पे क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही थी वो लिंक्ड रह गए, उसको बोलेंगे हम कियाज्मा। जब हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज बिगिन होगी तो उसकी किससे, उसकी जो बिगिनिंग है वो कैसे नजर आएगी, कैसे करेक्टराइज होगी, बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेंगे जब, वही मैंने बोला कि क्रोमोसोम लिंक्ड रहेंगे और जब वो सेपरेट होने लगेंगे तो कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको हम बोलेंगे कियाज्मा या कियाज्मेटा। In oocyte of some vertebrate, diplotin can last for month or year. डिप्लोटीन जो है वो एक्सटेंडेड हो जाती है वर्टिब्रेट्स के oocyte में। ह्यूमंस में भी ये होता है, फीमेल्स में डिप्लोटीन स्टेज जो है वो oocyte की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सटेंडेड फॉर मंथ्स एंड ईयर हो जाता है। तो ये केस कहाँ देखा जाता है, इन द oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स। Final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by the terminalization of chiasmata. अब यहाँ पे chiasmata भी हमारी खत्म हो जाएगा, terminalize हो जाएगा। During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. अब यहाँ पे क्या है, fully condense हो जाएगा हमारा जो भी chromosomal material है, और meiotic spindle जो है उनकी formation start हो जाएगी। By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and nuclear envelope also break down. Dikinesis represent the transition state to metaphase. Again important line कि कौन सी स्टेज है जो मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन स्टेट है, तो आंसर आएगा डाइकाइनेसिस। ओके, इसमें भी हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे प्रोफेज के माइटोसिस में हमने पढ़ा था, प्रोफेज के एंड तक क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेल्प ब्रेक डाउन हो जाएगा, वही चीजें यहाँ हो रही हैं। डाइकाइनेसिस इज आल्सो द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो इसके अंदर स्लाइटली हम रिलेट कर सकते हैं जो माइटोसिस में हमने प्रोफेज पढ़ा था उसको। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 की बात करें तो बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन टू इक्वेटोरियल प्लेट, वही इक्वेटोरियल प्लेट पे वो जो टेट्राड थे बाईवेलेंट थे वो अरेंज हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास बेटा जी इस तरह से हमारी मेटाफेजिक प्लेट पे हमारे बाईवेलेंट्स जो थे वो अरेंज हो गए, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर्स पे आके अटैच हो जाएंगी। आगे आएगा एनाफेज, जिसमें अगेन ये स्प्लिट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। वही लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो सेपरेट हो गए, ठीक है, while the sister chromatids remain associated at their centromere, but जो sister chromatids होंगे वो अपने सेंट्रोमियर के साथ एक दूसरे से अटैच रहेंगे। तो
आगे टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, जो वही हमारा जैसे हमने माइटोसिस में टीलोफेज पढ़ा था वैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस है वो भी आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस होगी उसके बाद, एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल। Although in many cases the chromosomes do undergo dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। अब क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्पर्शन स्टेट में जाते हैं, although और they do not reach extremely extended state to the interphase nucleus, बट क्या है कि वो एक्सट्रीम इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है उसकी कुछ एक्सटेंडेड स्टेट तक नहीं जाते, डिस्पर्जन होती है उनमें, और द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब दो मेयोटिक्स डिवीजन के बीच में जो स्टेज आएगी उसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड हो गई ये। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। अब इस इंटरकाइनेसिस के दौरान कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटी सी स्टेज आएगी इंटरकाइनेसिस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, बट उसके बाद तुरंत जो हमारा प्रोफेज 2 है मियोसिस 2 का, प्रोफेज 2 वो शुरू हो जाएगा, which is much simpler prophase than prophase 1। अब ये जो meiosis 2 है वो थोड़ी सिंपलर होती है meiosis 1 के कंपैरेटिवली। meiosis 2 की हम बात करेंगे अब, तो प्रोफेज 2, meiosis 2 के जो फेजेस हैं उनको भी 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 इस तरह से। प्रोफेज 2 में क्या होगा, इट इज इनिशिएटेड अरे आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही हमारी meiosis 1 की टीलोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस खत्म हुई उसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगी प्रोफेज 2। यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम हैव फुली एलोंगेटेड। अब क्रोमोसोम फुली अभी एलोंगेट नहीं हुए हैं, यूजुअली उससे पहले ही हमारा प्रोफेज 2 शुरू हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू meiosis 1, meiosis 2 रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस। अब meiosis 1 की हम बात करें, यस meiosis 1 की हम बात करें बच्चे, तो हाँ ये है हमारी meiosis 1। अरे दिस इज meiosis 1, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास दो सेल्स बने। अब ये कुछ डिफिकल्टी थोड़ी ट्रिकी थी, बट जो meiosis 2 होगी वो माइटोसिस के जैसी है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। अब द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एट द एंड, वही बात प्रोफेज 2 के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, वही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चलती रहेगी। प्रोफेज 2 जब आएगा तो क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल से स्पिंडल बनाएंगे जो कि काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। एनाफेज की बात करें, एनाफेज की बात करें हम, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट करेगा, तो इससे हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो भी आपस में स्प्लिट करेंगे, जिससे क्या बनेगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सिर्फ टुगेदर, जो साथ में सिस्टर क्रोमेटिड्स रह जाएंगे, बट जो क्रोमोसोम था वो स्प्लिट कर जाएगा, allowing them to move toward opposite poles of the cell by shortening of microtubule attached to kinetochores। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो स्प्लिंडर फाइबर्स हैं, वो पोल्स की तरफ एक्सटेंड हो जाएंगी, और जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी वो वहां पोल्स पे अटैच हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी पोल्स की तरफ। देन आता है ये प्रोफेज 1 है, ठीक है, जिसके एंड में आपको दिख रहा है कि थोड़े स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए हैं। मेटाफेज पे प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड हैं, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रह जाएंगे, सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर भी स्प्लिट होता है, और ये कहाँ अरेंज हो जाएंगी, पोल्स की तरफ। देन आता है टीलोफेज। meiosis ends with the telophase 2, in which the two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope। जो हमारे क्रोमोसोम्स रीच किए थे पोल्स पे, उनके पास भी क्या बन जाएगा, अब न्यूक्लियर एनवेलप, उनके अराउंड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप, और दिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल। इससे हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 सेल। अब देखो meiosis 1 जब हुई तो 1 से 2 सेल बने, अब उन 2 सेल्स में प्रोफेज 1 चल रहा है, ठीक है, आप यहां देखिए, यहां हमारे पास बने थे सपोज 2 सेल, कुछ ऐसे दिखते थे, जो ये हमारे पास बने थे meiosis 1 के बाद 2 सेल्स, एक सेल से बने 2 सेल्स, ठीक है, ये हमारे पास था meiosis 1 की स्टार्टिंग में, प्रोफेज पे जो सेल था उससे बन गए 2 सेल्स।
अब इन्हीं 2 सेल में आगे माइटोसिस 2 चलेगी। वो कैसे होगी हम देख सकते हैं यहाँ कि ये 2 सेल्स जो हैं इनमें मेटाफेज हुआ, इनमें सिमिलरली एनाफेज हुआ, फिर आगे इनमें टीलोफेज जब हुआ तो इनके जो न्यूक्लियस था उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, फिर इनमें साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये कंप्लीट जो आपस में सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, दो इंडिविजुअल 4 सेल्स बन जाएंगे मियोसिस 2 के एंड तक। मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बने, उन दोनों सेल में मियोसिस 2 चली और 2 से 4 सेल्स बन गए। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, here you can see we have 4 cells, 4 सेल्स बन गए हमारे पास, और ये चारों सेल्स में आप देख सकते हैं। अब ये मेयोसिस डिवीजन कैसी थी हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन, इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ओके आगे हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। अब मेयोसिस क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड across generations in sexually reproducing organism even though process per पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। अब क्या है, क्योंकि देखो अब पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनना है, अगर हमारे पास पेरेंट डिप्लॉयड है और उससे डिप्लॉयड और मतलब जो उसके गैमीट्स हैं वो भी डिप्लॉयड बन जाएं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये हमारे पास सपोज वी हैव फादर एंड हियर वी हैव मदर। फादर ने बनाना है मेल गैमीट, मदर ने बनाना है फीमेल गैमीट। अब फादर खुद क्या है, ये डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है, और गैमीट्स अगर मेयोसिस ना हो, रिडक्शनल डिवीजन ना हो, और सपोज ये गैमीट्स भी 2n बन जाएं, अगर यहाँ पे माइटोसिस ही हो जाए, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, सपोज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये फ्यूज करेंगे गैमीट्स तो 4n बन जाएगा बेटा। तो 4n क्या वो वायबल है प्रोजेनी, क्या वो सरवाइव कर सकता है? हमारे पेरेंट्स सपोज और मदर इज 2n डिप्लॉयड है, फादर इज ऑल्सो 2n, तो जो स्पर्म और एग भी अगर 2n बन गए तो हम में तो 4n आ जाएगा ना, हम कैसे रह पाएंगे बेटा? तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये मियोसिस का होना जरूरी था, ताकि यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो 2n की बजाय बने n, और फिर जब फर्टिलाइजेशन हो तो ये फ्यूज करके 4n की बजाय क्या बना ले, यहां बने हमारे पास 2n। तो ये जो पेरेंट्स वाला हमारे पास था 2n वो वहां रीस्टोर हो जाएगा और वायबल प्रोजेनी बनेगी, इसलिए मेयोसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये बीच में जो क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना था वो बहुत जरूरी था। ओके It also increases the genetic variability in population of organism or from one generation to next। अब हमने एक क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी पीछे मियोसिस 1 में, अगर वो क्रॉसिंग ओवर ना हो, अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, अब हमारा मान लो मदर से कुछ करेक्टर्स आते हैं, फादर से कुछ करेक्टर्स आते हैं, तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में ये जो करेक्टर्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर कुछ करेक्टर्स मदर के हैं कुछ फादर के हैं, ठीक है, तो वो मिक्सिंग से आए हैं बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिट्टो उसमें सारा सेटअप उसके पेरेंट जैसा ही हो तो धीरे धीरे जनरेशन के साथ साथ वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी, एक तरह से कॉपीज ही बनने लग जाएंगी, तो वो जो आगे प्रोजेनी बनती जाएगी वो एनवायरमेंट के लिए उसमें डिजीज रेजिस्टेंट कम होगा, वो एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट कम कर पाएगी, चेंजिंग एनवायरमेंट तो चेंज होता जाएगा, पर अगर हम एडेप्टेबल ही ना हुए, हम बिल्कुल वो 10 पुश्तों पीछे जैसे बिल्कुल कॉपीज ही हुए, ठीक है, हमारे फोर फादर्स जो ग्रेट एंसेस्टर्स थे उनके जैसे ही बिल्कुल कॉपीज ही बनते जाएं, तो फिर हमारे अंदर वो जो अडेप्टेबिलिटी है, वो डिजीज रेजिस्टेंस है, वेरिएबिलिटी वो कम हो जाएगी, और इस वजह से हमारा जो फिट सर्वाइवल है वो धीरे धीरे जाके अगली जनरेशन में वो कम होता जाएगा। तो ये एवोल्यूशन के लिए मेयोसिस होना बहुत जरूरी है, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो, थोड़ा सा चेंज इन कैरेक्टर्स आए, बिल्कुल कॉपीज ना बने, ठीक है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, यही बात हमने अब की कि हमारे एंसेस्टर्स और हमें अभी तक कुछ कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं कुछ कुछ एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे करके, और ये एवोल्यूशन बहुत जरूरी है, और इस एवोल्यूशन के लिए मेयोसिस का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो आने वाली प्रोजेनीज हैं वो भी सर्वाइव कर पाए। ओके लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मेयोसिस कर ली, माइटोसिस कर ली, इंटरफेज एम फेज सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब लास्ट पार्ट है समरी, विच इज नॉट समथिंग कि जिसको हम अवॉइड करें, स्किप करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समरी भी पढ़ी जाए। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी,
सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हमने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो पढ़ा था चैप्टर, उसमें सेल थ्योरी पढ़ी थी जो श्लीडन और श्वान ने दी थी, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि नए सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग से कैसे बनेंगे, सेल डिवीजन होगी, एक सेल से दो सेल बनेंगे। Any sexually reproducing organism starts its life from a single cell zygote। यही हमने आगे फर्स्ट लाइन ऑफ चैप्टर ये आएगा, ये थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, जैसे हमारी जाइगोट से हुई। The cell division doesn't stop with formation of mature organism but continues throughout its life cycle। अब ये तो नहीं है कि हम 50, 60, 70 साल के हो गए, मैच्योर हो गए तो हमें सेल डिवीजन नहीं होगी। सेल डिवीजन जो है वो कॉन्टिन्यूली चलती रहती है लाइफ के एंड तक, क्योंकि पुरानी सेल्स मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो सेल डिवीजन का होना जरूरी है। The stages through which a cell passes from one division to next is called cell cycle। जब एक डिवीजन की स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाएगा, वो पूरे स्टेजेस के साइकिल को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। इसके दो फेज हैं, इंटरफेस है और इंटरफेस क्या होता है, जिसमें सेल जो है प्रिपेयर कर रहा है खुद को सेल डिवीजन के लिए, और फिर एक माइटोसिस का फेज है जिसको एम फेज बोलते हैं। ये एक्चुअल फेज है जिसमें सेल डिवीजन होगी। इंटरफेस में सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है सेल खुद को, बट डिवीजन कहाँ होगी, एम फेज में। इंटरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1 S G2 फेज। तीन फेजेस थे इंटरफेस के, G1 गैप 1, S1 सिंथेसिस फेज, G2 फेज गैप 2 फेज। G1 फेज में क्या होगा, जब सेल ग्रो करेगा और अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव है उसका, ग्रो कर रहा है सेल, ऑर्गेनेलिज जो है वो डुप्लीकेट करेंगे इस G1 फेज में। एस फेज में क्या होगा, एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होगी, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा। G2 फेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जब साइटोप्लाज्म भी ग्रो करेगा। माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल धीरे धीरे ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग। न्यूक्लियस का जो एनवेल्प है और जो कुछ ऑर्गेनेलिस थी हमारी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी थी, न्यूक्लियोलस था, वो प्रोफेज के एंड तक डिसअपीयर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज तक क्या होगा, अलाइन हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो जाएगा और जो क्रोमेटिड थे वो पोल्स की तरफ पुश होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द टू ऑपोजिट पोल्स। वंस द क्रोमेटिड्स रीच टू पोल्स, जब क्रोमेटिड्स पोल्स पे पहुंच जाएंगे, क्रोमोसोमल एलोंगेशन स्टार्ट, क्रोमोसोम की एलोंगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोमल एलोंगेशन स्टार्ट जब हमारे पास क्रोमेटिड्स एनाफेज में पोल्स तक पहुंच जाएंगे। न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। अब जो हमने इंटरप्रोफेज में पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, वो चीजें सब रीअपीयर, रीफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। दिस स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज, और ये कहाँ होगा, टीलोफेज में। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगी हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको हम साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। माइटोसिस दस इज इक्वेशनल डिवीजन। इंपॉर्टेंट कि मियोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारा पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल भी 2n रहेगा, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता। पेरेंट इज कंजर्व्ड, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल। वही बात मैंने की कि जो पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर है अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा। पेरेंट में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी हैं, 15 है, 16 है, जितने भी हैं, वो डॉटर सेल में भी उतने ही रहेंगे। चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू मेयोसिस, अब बात आती है मेयोसिस की। कहाँ होगी, डिप्लॉयड सेल्स में तो होगी, पर वो डिप्लॉयड सेल्स से आगे जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड बन जाएंगे, और विच आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म गैमीट्स। अब किन डिप्लॉयड सेल्स में होगी, जिन्होंने आगे गैमीट्स बनाने हैं। इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन, सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ व्हाइल मेकिंग द गैमीट्स। अब मैंने क्या बताया, अगर पेरेंट 2n है, उसका डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल से गैमीट बनना है, अगर गैमीट भी 2n बन गया और जब वो 2n 2n फ्यूज करके 4n बना देंगे तो वायबल नहीं बनेगा। तो गैमीट का क्रोमोसोम नंबर हाफ होना बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या होगी, मेयोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन टू गैमीट्स फ्यूजेस, क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड टू द वैल्यू इन द पेरेंट। जितना पेरेंट में होगा उतना रिस्टोर हो ही जाना है, n+n 2n बन ही जाना है। तो गैमीट अगर हाफ भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मियोसिस को दो फेज में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बाइवैलेंट्स में पेयर कर जाएंगे, टेट्राड बन जाएगा, उनमें क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस 1 में
प्रो फेज जो है वो बहुत लॉन्ग होगा और उसके आगे 5 फेजेस हैं। कौन से 5 फेजेस हैं? डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब मेटाफेज 1 की बात करें, 5 फेजेस से निकल के जब मेटाफेज में पहुंचे हमारे क्रोमोसोम्स, ये बाइवेलेंट अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, वही सेंटर में मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट उस पे अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद होगा एनाफेज 1, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स पे। ऑपोजिट पोल्स पे मूव किए, बोथ देयर क्रोमेटिड्स, अब होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट होके पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। हर पोल पे हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिसीव होगा। अब पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं सपोज, तो उनमें से 2 जो हैं वो अपर पोल पे आ गए, 2 लोअर पोल पे चले गए, तो हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट सेल में जितने थे वो हाफ द नंबर पोल्स पे आ जाएंगे। तो टीलोफेज में क्या होगा? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा। मियोसिस 2 जो है वो तो माइटोसिस के जैसी ही है। उसमें क्या होगा? ड्यूरिंग एनाफेज 2, जब उसका एनाफेज आएगा मियोसिस 2 का, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। दस एट एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। क्या हुआ? जब हमारे पास एनाफेज 1 हुआ तो उसमें जब मियोसिस 1 का एनाफेज 1 हुआ तो 2 सेल्स बन गए, 1 से 2 बने। वही 2 में साइमल्टेनियसली चली मियोसिस 2, जब उसका एनाफेज टीलोफेज आया तो उन 2 से आगे 4 बन गए, जो हमने डायग्राम में भी पढ़ा था। Here you can see, ये था हमारे पास प्रोफेज 1। मियोसिस 1 की सारी स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। टीलोफेज में हमारे पास क्या बने हैं? ये 2 सेल, 2 डॉटर सेल। इन्हीं 2 डॉटर सेल्स में अब यहां आप देख लीजिए हमारे पास 2-2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब इन 2-2 क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स तो हैं 4-4, ठीक है। अब इनमें आगे हुई इन 2-2 क्रोमोसोम्स वाले जो हमारे डॉटर सेल्स थे, उनमें आगे चली मियोसिस 2, जहां पे हमारे पास ये हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया आगे, तो ये क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है। चलिए, तो ये कैसी थी? मियोसिस 2 जो थी वो माइटोसिस के जैसी ही होती है। चलिए, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज की पेपर इज जस्ट अबाउट 7 months अवे, सो बी प्रिपेयर्ड। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। इस 1 शॉर्ट लेक्चर में पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ लिया है हमने, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, डायग्राम जहां जरूरत है वहां हर स्टेज का डायग्राम स्टडी करिए अच्छे से, एंड अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त रखिए। और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए अनअकैडमी इज हियर विद समथिंग फॉर यू। तो देखते हैं क्या है आपके लिए हमारे पास। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही वंडरफुल सा ऑफर, जिसमें टीम टाइटंस, ये एडुकेटर्स आपको पता है कौन से एडुकेटर्स हैं, ये यू ऑल नो देम वेरी वेल। तो ये हमारे बेहतरीन मेंटर्स जो हैं, टॉप एडुकेटर्स आपके लिए लेके आए हैं फीनिक्स मास्टर्स बैच फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। अगर आप नीट 2025 में अपीयर करने का सोच रहे हैं, देन दिस बैच इज फॉर यू गाइस। तो इसका प्राइस है 5499 और ये डिस्काउंटेड रेट्स में है, जिससे आपको मिल रहे हैं 600+ लेक्चर्स एंड 20+ टेस्ट इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मोड ऑफ लेक्चर रहेगा ये। एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट्स, 50% ऑफ आपको मिलेगा इफ यू यूज द कोड SN09। आपको कोड यूज करना है SN09 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप ये सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल रेट्स पे ले सकें, जो कि अनअकैडमी आपको दे रहा है। तो अगर आप एक 2026 एस्पिरेंट हैं, नीट 2026 के लिए एस्पायर करते हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सा कोर्स है, बैच है, निम्बस प्रो रीलोडेड बाय अगेन टीम टाइटंस। हमारे टॉप एडुकेटर्स आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा बैच। अगर आप एक नीट 2026 एस्पिरेंट है, जिसमें 500+ लेक्चर्स, 20+ टेस्ट, अगेन इंग्लिश मोड ऑफ आपका लेक्चर रहेगा। 5499 is the price. You can get discounts if you use the code SN09। आप SN09 कोड को लगाएं जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, SN09 वहाँ रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सो हरी अप, अगर आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स पे सब्सक्रिप्शन चाहिए तो जल्दी जल्दी चाहिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी से जाके अपना ऑफर अवेल कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो दिस बैच ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एक बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग बैच है, जिसमें आपको मिलेगा
ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट टू गेट एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस। कोटा के टॉप एडुकेटर्स द्वारा बनाए गए 20 मॉक टेस्ट, अप टू 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि कोटा के टॉप एडुकेटर्स ने बनाए हैं, और आपको गाइडेंस मिलेगी पूरी कि कैसे आपको एक हायर रैंक, ऑल इंडिया रैंक, अपना टॉप रैंकर्स में कैसे आना है। इसके अलावा जो भी मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, एनटीए सिलेबस बेस्ड, टॉपिक वाइज ग्रेड, ये सब आपको फीचर्स इस ऑल इंडिया जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसमें मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो एजर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस वन पैकेज। और अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो भी आप 1999 में हमारा निम्बस बैच लीजिए जिसमें आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्लास 12th में है तो भी 1999 फॉर द नेक्सस बैच, एंड इफ यू आर अ ड्रॉपर देन वी हैव द फीनिक्स बैच फॉर यू जिसमें आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी 1999 में। और इसको डिस्काउंटेड रेट्स पे, अगर आपको इस अफोर्डेबल रेट पे, डिस्काउंटेड रेट्स पे लेना है तो यू शुड यूज द कोड SN09। SN09 इज द कोड जिसको यूज करके आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी जल्दी जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और जम के तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर द वीडियो एंड जस्ट गो एंड परचेज योर सब्सक्रिप्शंस बिकॉज हरी आप, ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जाइए सब्सक्रिप्शन खरीदिए, यूज द कोड SN09 टू गेट योर डिस्काउंट। SN09 अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, जो भी ऑफर है वो अवेल कर पाएंगे आप 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो जस्ट गो एंड अपनी प्रिपरेशन पे जम के लग जाइए। लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल नीट नोवा सो दैट आप नीट की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएं विद योर टीचर्स, योर गाइड्स, योर एडुकेटर्स लाइक अस। तो वी आर प्रिपेयरिंग मच मोर फॉर यू गाइज, आपके लिए और बेटर लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, वन शॉट्स लेके आ रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर वन शॉट जिसमें अगेन हम एनसीईआरटी का ही एक चैप्टर पूरा डिकोड करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।